हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बांग्लादेश को एक साथ साधने और घेरने में जुट गए हैं भारत और अमेरिका। हिंद महासागर में चीन की दादागिरी होगी खत्म। कैसे दोस्तों, बताएंगे आपको इस बड़ी खबर में। साथ ही बताएंगे जहां पर इमरान खान बोले प्रधानमंत्री बनते ही बढ़ाया था नरेंद्र मोदी जी की तरफ दोस्ती का हाथ, लेकिन मोदी जी ही नहीं माने। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात कही है इमरान खान ने और श्रीलंका में जाकर के भारत की काफी ज्यादा बुराइयां की हैं दोस्तों, जो कि हमेशा इमरान खान करते हैं। ऐसे में बताएंगे दोस्तों और क्या क्या बातें, वो भी झूठी झूठी बातें इमरान खान ने श्रीलंका में जाकर भारत और मोदी जी के खिलाफ कही है दोस्तों। इससे भी अवगत कराएंगे आपको। साथ ही इमरान खान की ऐसी बात आपको बताएंगे जहाँ पर आपको भी हंसी आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां अमेरिका की म्यांमार सेना को बड़ी नसीहत बताएंगे। वो क्या नसीहत दी है, जहां पर छोड़ देनी चाहिए अमेरिकी सैन्य ताकतों को सत्ता। जी हां दोस्तों, हर तरह की धमकी दी गई अमेरिका की तरफ से म्यांमार को। बताएंगे सारी बड़ी खबरें। उससे आगे बताएंगे जहां चीनी सैनिकों के पीछे हटने पर बोले हमारे सेना प्रमुख नरवणे जी। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा उन्होंने, ये भी बताएंगे आपको। उससे आगे बताएंगे जहां पेरिस में पाकिस्तान के 27 पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का बड़ा प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, ये विरोध। जी हाँ दोस्तों, क्या है इसका पूरा कारण, इससे भी अवगत कराएंगे दोस्तों आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर पबजी मोबाइल गेम खेलने वालों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर कोरियन कंपनी अगले हफ्ते लेकर आ रही है PUBG 2 गेम। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही खुशखबरी वाली खबर है दोस्तों गेम्स लवर के लिए। साथ ही बताएंगे जहां पर योगी सरकार ने समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं को बड़े अच्छे तरीके से और अपने बातों से घेरा है दोस्तों। बताएंगे योगी जी ने क्या कहा है विधानसभा में। जी हाँ दोस्तों, और हर तरह की खबरें आज आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है और भारतीय सेना है तो भारत सुरक्षित है और भारत के लोग गर्व से जी रहे हैं, तो इस वीडियो को हमेशा की तरह भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बांग्लादेश को एक साथ साधने में जुट गए भारत और अमेरिका। हिंद महासागर में चीन की दादागिरी होगी खत्म। जी हाँ दोस्तों, भारत और अमेरिका ने हिंद महासागर में चीन के बढ़ते सैन्य प्रभाव को कम करने के लिए बांग्लादेश को एक साथ साधना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना चीफ RKS भदौरिया ढाका दौरे पर पहुंचे हैं दोस्तों, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री ने बांग्लादेश के अपने समकक्ष को फोन पर खास बातचीत की है दोस्तों। एशिया में खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की अति सक्रियता से भारत और अमेरिका दोनों चौकन्ने हैं। चीन भी अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए म्यांमार की सैन्य सरकार के जरिए बांग्लादेश तक सड़क मार्ग बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है दोस्तों। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सोमवार को 4 दिनों की यात्रा पर बांग्लादेश पहुंचे थे। इस दौरान भदौरिया ने बांग्लादेश की वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करने का प्लान भी की है दोस्तों। वे बांग्लादेश के प्रमुख एयरबेसों का दौरा भी करेंगे। आपको बता दें कि एरो इंडिया 2021 के दौरान बांग्लादेश के वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल मसीहुजमा शेरनियाबत भारत पहुंचे दोस्तों। उन्होंने भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट तेजस में उड़ान भरी थी। भदौरिया अपने इस दौरे पर स्वदेशी डिफेंस इक्विपमेंट्स के एक्सपोर्ट पर भी बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने बांग्लादेश के अपने समकक्ष AK अब्दुल मोमन के साथ आर्थिक रक्षा और आतंकवाद रोधी सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की है दोस्तों। और दोनों नेताओं ने दक्षिण एशिया तथा बृहद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चुनौतियां का मिलकर सामना को लेकर भी सहमति व्यक्त की है। ब्लिंकन ने मंगलवार को मोमन के साथ फोन पर बातचीत की दोस्तों। इस दौरान दोनों ने म्यांमार में जारी गतिरोध, रोहिंग्या शरणार्थी संकट के स्थायी समाधान और श्रमिक एवं मानवाधिकारों का सम्मान किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने एक बयान में बताया है कि ब्लिंकन और मोमन ने आर्थिक, आतंकवाद रोधी कदमों तथा रक्षा सहयोग को गहरा करने और जलवायु परिवर्तन जैसी साझा चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के तरीकों पर भी चर्चा की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में
में। ऐसे में ये बड़ी खबर मानी जा रही है दोस्तों। ऐसे में आप क्या चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या भारत और अमेरिका को मिलकर इसी प्रकार से चाइना को घेरते रहना चाहिए दोस्तों और अपने कार्य को जारी रखना चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग, हाँ या ना? बताइएगा जरूर। अगली खबर की अगर बात करें ऐसे में, तो इमरान खान बोले प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं प्रधानमंत्री बनते ही दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन मोदी जी की ही तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कितनी झूठी बातें कही गई हैं श्रीलंका दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने एक बयान दिया है कि पद संभालते ही सबसे पहले पड़ोसी देश हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फोन किया था और कहा था कि हम बातचीत के माध्यम से अपने आपसी विवाद सुलझा लेंगे। अभी हम सभी पड़ोसियों को आपस में मिलकर गरीबी से निपटने में साथ आना होगा। हमें यूरोपीय देशों की तरह अच्छा पड़ोसी बनना होगा। इमरान खान 2 दिनों के दौरे पर श्रीलंका पहुंचे हैं दोस्तों। यहाँ राजधानी कोलंबो में उन्होंने श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे से मुलाकात की और श्रीलंका पाकिस्तान संबंधों को नया आयाम देने की कोशिश की है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको दोस्तों बता दें जहां पर इमरान खान ने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं दोस्तों कि आप भी सुनकर हैरान और हंसने लगेंगे दोस्तों। आपको बता दें दरअसल श्रीलंका दौरे पर इमरान खान ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री राजपक्षे से कहा है कि हम और श्रीलंका अगर मिल जाए तो आतंकवाद को खत्म कर सकते हैं और हम भी श्रीलंका में सभी आतंकवाद को खत्म करने में श्रीलंका की मदद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी हंस पड़े हो तो बड़ी अच्छी खबर थी दोस्तों, क्योंकि इमरान खान जो कि आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री है दोस्तों और जहां सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद ही पलते हैं और ऐसे में आतंकवाद देश दूसरे देश को कह रहा है कि हम आपके यहाँ से आतंकवाद को खत्म कर देंगे। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी ही हास्यास्पद बातें इमरान की तरफ से कही गई हैं और सिर्फ इमरान खान जाकर के जुमलेबाजी करते हैं दोस्तों और झूठ पर झूठ बोलते हैं। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा इस इमरान खान के बारे में जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ की ही खेती की है दोस्तों। तो कहना बिल्कुल मत भूलेगा। हमें आपके रहेगा कमेंट का इंतजार। देखते हैं हमारी भारत की जनता क्या लिखती है। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। साथ ही अगली खबर की अगर बात करें ऐसे में, तो अमेरिका ने म्यांमार की सेना को दे दी है बड़ी नसीहत, कहा है छोड़ देनी चाहिए सत्ता। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने मंगलवार को कहा है कि म्यांमार की सेना को सत्ता छोड़ देनी चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार बहाल करनी चाहिए। दोस्तों अमेरिका ने कहा है कि वो म्यांमार के लोगों के साथ है और देश में असैन्य नेतृत्व वाली सरकार की लोगों की इच्छा का समर्थन करता है। इस महीने म्यांमार की सेना ने सरकार का बड़ा तख्ता पलट कर दिया था दोस्तों और आंग सान सूची तथा राष्ट्रपति वू विन मिंट समेत कई नेताओं को बंदी बना लिया था। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा है कि सैन्य प्रशासन को दिए गए हमारे संदेश में कोई बदलाव नहीं आया है, उन्हें सत्ता छोड़ देनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को बहाल करना चाहिए और बर्मा यानी कि म्यांमार के लोगों के प्रति हमारे संदेश में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। प्राइस के इस बयान से एक दिन पहले अमेरिका ने म्यांमार के सैन्य अफसरों के विरुद्ध अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। अमेरिका और कई पश्चिमी देश म्यांमार को उसके पूर्ववर्ती नाम बर्मा से संबोधित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर मानी जा रही है और अमेरिका ने साफ कहा है कि अगर वहां की सैन्य ताकत वापस से तख्ता पलट को छोड़ करके और लोकतांत्रिक सरकार को नहीं बहाल करती है तो अमेरिका बड़ा कदम उठाएगी दोस्तों म्यांमार के खिलाफ और म्यांमार उसको सोच भी नहीं सकता उसका परिणाम। ऐसे में आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। अगली खबर की ओर चले। ऐसे में तो चीनी सैनिकों के पीछे हटने पर सेना प्रमुख ने जताई है खुशी, कहा 10वीं वार्ता से आया बेहतर परिणाम। जी हाँ दोस्तों, चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम होने और पेंगोंग तसो के उत्तर और दक्षिण के किनारों से भारत और चीन की सेनाओं के पीछे हटने के बाद सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे जी ने बुधवार को खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि वे 10वें दौर की वार्ता से दोनों देशों के लिए बेहतर परिणाम सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये फैसला दोनों देशों के लिए जीत की स्थिति है। सेना प्रमुख ने कहा है कि एक पड़ोसी के तौर पर हम चाहेंगे कि सीमा पर शांति और स्थिरता रहे और कोई नहीं चाहता कि भविष्य में भी सीमा पर किसी तरह की अस्थिरता बनी रहे। उन्होंने आगे कहा कि भारत का रिश्ता वैसा ही होगा जिस तरह से हम इसे बनाना चाहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि
मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से सरकार की सोच है कि चीन के साथ हमारा रिश्ता उसी तरीके से विकसित होगा जैसे हमारी इच्छा उसे विकसित करने की होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की अगर बात करें तो पेरिस में पाकिस्तान के सताए पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का बड़ा प्रदर्शन FATF की ब्लैक लिस्ट में डालने की मांग कर दी गई है। दोस्तों बता दें, पाकिस्तान पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तलवार लटक रही है। दोस्तों माना यह जा रहा है कि आतंकी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बना रह सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, उसे ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। आपको बता दें, भारत सहित कई देश चाहते हैं कि आतंकवाद का गढ़ बन चुके पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं निर्वासित पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भी इमरान खान के नए पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों आपको बता दें, पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मुख्यालय के बाहर मंगलवार को बड़ी संख्या में निर्वासित पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता और विगर समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि FATF पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करे ताकि उसे अपने किए की सजा मिल सके। ब्लैकलिस्ट होने का अर्थ होगा सबसे पहले बदहाल पाकिस्तान की आर्थिक कमर टूट जाना। ऐसी स्थिति में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान पाकिस्तान को आर्थिक मदद नहीं दी जाएगी और नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान को FATF में डाल करके हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए? आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगली खबर की ओर चलें तो इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एक्शन में जर्मनी, ISIS के आतंकी इमाम को भेजा गया है जेल। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस और डेनमार्क के बाद जर्मनी ने भी इस्लामिक आतंकवाद से निपटने के लिए एक्शन लेना शुरू कर दिया है। दोस्तों जर्मनी की एक कोर्ट ने एक मस्जिद के पूर्व इमाम को खूंखार आतंकी संगठन ISIS का सदस्य होने का दोषी ठहरा दिया है। दोस्तों जिसके बाद उस इमाम को कोर्ट ने 10.5 साल जेल की सजा सुना दी है। आपको बता दें कि जर्मनी भी आतंकवाद से पीड़ित रहा है। पिछले साल ही एक आतंकवादी ने वॉक मार्सेन में कार्निवल परेड के दौरान कार से 30 से ज्यादा लोगों को कुचल दिया था। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी जर्मनी के सेले में एक अदालत ने अहमद अब्दुल अजीज अब्दुल्ला उर्फ अबू वाला को सजा सुनाई है। अदालत ने पाया है कि अबू वाला और उसका गिरोह उत्तरी और पश्चिमी जर्मनी में युवाओं को कट्टरपंथी बनाता था। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय होगी? और इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ जर्मनी के एक्शन का आप समर्थन करते हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों ऐसे में अगली खबर की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र में भारत ने लगाई पाकिस्तान को बड़ी लताड़, आतंकवादियों से साठ गांठ पर घेर लिया है। दोस्तों बता दें आपको, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की द्वितीय सचिव सीमा पुजानी ने बुधवार को पाकिस्तान के बयान के खिलाफ जवाब देने के अधिकार यानी कि राइट टू रिप्लाई का उपयोग किया। दोस्तों पुजानी ने कहा है कि हम दोहराते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। इन केंद्र शासित प्रदेशों में बेहतर शासन और विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से कदम उठाना हमारा आंतरिक मामला है। पुजानी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पाकिस्तान में ईसाइयों, सिखों और हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों को हिंसा, संस्थागत भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। दोस्तों ऐसे में अगली खबर की ओर चलें तो नवलनी के मामले में जो बाइडेन प्रशासन रूस पर लगाएगा ये प्रतिबंध। बता दे, रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नवलनी के मामले में जो बाइडेन प्रशासन रूस पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक प्रतिबंधों में साइबर कंपोनेंट पर पाबंदी प्रमुख तौर पर शामिल होगी। दोस्तों रूस पर नए प्रतिबंध यूरोपीय संघ द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के अनुसार होंगे। इसे लेकर सोमवार को EU अधिकारियों की बैठक हुई थी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो अफगानिस्तान में तालिबान के शासन का समर्थन नहीं करेंगे जो बाइडेन, शांति लाने के लिए तैयारी जारी है। बता दें दोस्तों, अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता होने के बावजूद अफगानिस्तान में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा। इस समझौते की सबसे बड़ी शर्त यही थी कि तालिबान शांति स्थापित करने में मदद करेगा, लेकिन लगातार होने वाले धमाकों में से कई में उसी का हाथ रहता है। ऐसे में अब अमेरिका की सरकार का इस ओर रुख थोड़ा बदलता नजर आ रहा है। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि अगर अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन होता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इसका समर्थन नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके
करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो पबजी मोबाइल खेलने वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर, जहां अगले हफ्ते लॉन्च हो सकती है ये नई गेम। बता दे दोस्तों, पबजी मोबाइल के शौकीनों के लिए अब एक और अच्छी खबर आ रही है, जहां कोरियन कंपनी क्राफ्टोन अब पबजी मोबाइल का सीक्वल लेकर आ रही है दोस्तों। कंपनी से लॉन्च करने को लेकर जोर शोर से तैयारी कर रही है। आपको बता दे दोस्तों, इससे जुड़ी नई अपडेट क्या है। हमारी सहयोगी वेबसाइट BGR.in के मुताबिक अगले हफ्ते पबजी मोबाइल 2 लॉन्च किया जा सकता है। पबजी मोबाइल 2 लॉन्च करने को लेकर अब चीनी सोशल मीडिया में नई रिपोर्ट सामने आई है। चीनी ऐप वीवो ने दावा किया है कि पबजी मोबाइल 2 अगले हफ्ते ही लॉन्च हो सकती है दोस्तों। ऐसे में आपको बता दें कि ये कोरियन कंपनीज को लेकर, और क्या आप इस पबजी मोबाइल 2 का आप भारत में समर्थन करेंगे दोस्तों? क्या आप ये मानेंगे कि चाइना नहीं बल्कि कोरियन कंपनी का भारत समर्थन कर सकता है? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, वो भी कारण के साथ में। और कितने भाई बहन ऐसे जो पबजी के लवर है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो जापान ने एकाकीपन के लिए मंत्री किया तैनात। 11 साल बाद बड़ी आत्महत्याएं घटाने का लक्ष्य। जी हां दोस्तों, बढ़ती आत्महत्याओं को रोकने के लिए जापान ने पहली बार एकाकीपन के लिए एक मंत्री नियुक्त कर दिया है। यहाँ बीते 11 वर्ष में पहली बार आत्महत्याओं की दर में वृद्धि हुई है दोस्तों। इसकी वजह कोरोना महामारी और इससे उपजे हालात को माना गया। अगली खबर की बात करें ऐसे में तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली भारतीय एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज को मिला अमेरिका का एंटी करप्शन अवार्ड। जी हां दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व वाले प्रशासन द्वारा हाल ही में शुरू अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड यानी कि एंटी करप्शन अवार्ड के लिए घोषित 12 साहसी लोगों में भारत की सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज का नाम भी शामिल है। विदेश विभाग के अनुसार 48 वर्षीय भारद्वाज ने 2 दशक से ज्यादा समय से भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन में एक सक्रिय सदस्य के रूप में भूमिका निभाई। ऐसे में दोस्तों, इन अंजलि भारद्वाज को आप कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई जरूर दीजिएगा दोस्तों, जो भारत का नाम रोशन करने में अग्रसर रहते हैं। अगली खबर की बात करें तो चाइना पर नरमी की खबर को सरकार ने बताया है गलत। चाइनीज कंपनी के निवेश को नहीं दी गई है कोई भी मंजूरी। जी हां दोस्तों, भारत ने साफ कर दिया है कि चीन को लेकर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है और चीनी कंपनियों पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा। सरकारी सूत्रों ने मीडिया को बताया है कि किसी भी चीनी कंपनी को भारत में निवेश की मंजूरी नहीं दी गई है। इससे पहले दोस्तों ऐसी खबर आई थी कि सीमा पर कम होते हुए तनाव के बीच भारत सरकार चीनी कंपनियों के निवेश प्रस्ताव को हरी झंडी देने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने के लिए दोनों देश सैनिकों की वापसी पर सहमत हो गए हैं, लेकिन हमारी भारत की सरकार ने यह साफ कर दिया है कि तनाव बेशक कम हो जाए चाइना से, लेकिन भारत अब आत्मनिर्भर भारत की तरफ ही बढ़ेगा और चीन की किसी भी कंपनियों को हरी झंडी कभी नहीं दिखा सकता। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार को सिर्फ और सिर्फ आत्मनिर्भर भारत पर फोकस करना चाहिए दोस्तों, और भारत को अग्रसर करना चाहिए और चाइना की किसी भी कंपनी को हरी झंडी नहीं दिखाना दोस्तों, उसका कोई भी माल चाइना में एक्सपोर्ट नहीं करवाना, तो आप भी कमेंट सेक्शन में कहिएगा आत्मनिर्भर भारत चाहिए। अगली खबर की बात करें दोस्तों ऐसे में तो समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी का तंज। लाल टोपी देखकर एक बच्चे ने कहा था, मम्मी ये देखो गुंडा आ गया। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी बेहद सरल व्यक्ति हैं, लेकिन गलत पार्टी में होने के कारण कभी कभी भटक जाते हैं। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष रामनाथ गोविंद चौधरी की लाल टोपी पर भी चुटकी ली दोस्तों, और कहा है कि विधायिका को ड्रामा कंपनी ना मान ले, कोई लाल टोपी कोई हरी टोपी, पता नहीं ये क्या परिपाटी बन गई है। आपको बता दें, पता नहीं ये लोग घर पर भी टोपी पहन कर ही रहते हैं या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने बताया है कि मैं बेसिक स्कूल के एक कार्यक्रम में गया था, वहाँ मेरा विरोध करने आए कुछ लोग टोपी लगाकर आए थे। टोपी पहनकर आने वालों को 2.5 साल के बच्चे ने कहा, मम्मी मम्मी ये देखो गुंडा आया। सीएम योगी ने कहा कि आप गमछा बांध कर आते, आप पगड़ी पहन कर आते, मैं आपका स्वागत करता, ये अच्छा लगता, लेकिन इस नाटक से तो बेहतर ही होता। सीएम योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान के बाद
समाजवादी पार्टी के सभी विधायक हंगामा करने लगे दोस्तों। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मैंने किसी भी नेता का नाम तो नहीं लिया, तो ऐसे में ये तो चोर की दाढ़ी में तिनके जैसी बात हो गई, क्योंकि जब मैंने नाम ही नहीं लिया तो सदन में हंगामा क्यों कर रहे हैं ये लोग। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़े ही बुरी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने सपा के नेताओं को घेरा है दोस्तों, और बिना ये जताए कि हम सपा को ही बोल रहे हैं दोस्तों, सपा वाले खुद ही समझ गए कि योगी आदित्यनाथ जी उनको बोल रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि योगी जी के हर बात में दम है तो आप कमेंट सेक्शन में कहिएगा अगला सीएम योगी आदित्यनाथ ही चाहिए। अगली खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना की डरावनी रफ्तार, जहां मुंबई में 119 दिन बाद आया 1000 से भी ज्यादा केस। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। बुधवार के दिन एक बार फिर कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी गई है दोस्तों। बीते 24 घंटों में महाराष्ट्र में 8807 नए कोरोना मामले पाए गए हैं दोस्तों। साथ ही कोरोना के कारण 80 मौत दर्ज की गई है। इससे पहले मंगलवार के दिन महाराष्ट्र में 6218 मामले दर्ज किए गए थे दोस्तों, और 51 की मौत हो गई थी। अगली खबर की बात करें तो 1 मार्च से 60 साल से अधिक उम्र वालों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन। सरकारी अस्पतालों में होगा ये फ्री। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के एक बार फिर से बढ़ते मामलों के बीच टीकाकरण अभियान का अगला चरण 1 मार्च से शुरू हो रहा है दोस्तों, जिस चरण में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी दोस्तों। इसके अलावा जिन लोगों की उम्र 45 साल से अधिक होगी और उन्हें कॉर्मोबिलिटीज होगी दोस्तों, वे भी कोरोना टीका लगवा सकेंगे। ऐसे में अगली खबर की अगर बात करें तो केंद्र का बड़ा फैसला, जहां सरकार ने हटाया निजी बैंकों पर लगा प्रतिबंध, अब कर सकेंगे सरकारी लेन देन। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने निजी क्षेत्र के बैंकों पर सरकार संबंधी बैंक लेन देन यानी कि टैक्स व अन्य राजस्व भुगतान सुविधा, पेंशन भुगतान और छोटी बचत सुविधाओं पर लगाया गया आधिकारिक प्रतिबंध को हटा दिया गया है दोस्तों। ये जानकारी वित्त सेवाओं के विभाग ने बुधवार को दी है। पूर्व में इन सेवाओं के लिए कुछ गिने चुने निजी क्षेत्र के बैंकों को ही अनुमति थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की अगर बात करें तो बंगाल सरकार का अहम फैसला, जहां महाराष्ट्र समेत इन 4 राज्यों से आने वालों के लिए जरूरी होगी नेगेटिव कोरोना की रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, कई महीनों तक कम मामले सामने आने के बाद कुछ राज्यों में एक बार फिर से मामले तेजी से बढ़ने लगे दोस्तों, जिसके चलते सख्ती लागू की जाने लगी। आपको बता दें, इसी सिलसिले में पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को अहम कदम उठाते हुए 4 राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट जरूरी कर दी है दोस्तों। आपको बता दें कि वो 4 राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और केरल से आने वाले सभी लोगों के लिए नेगेटिव RT-PCR टेस्ट जरूरी होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगली खबर की अगर बात करें तो क्या भारत आएगा PNB घोटाले का आरोपी नीरव मोदी? ब्रिटिश अदालत प्रत्यर्पण पर आज सुनाएगी फैसला। जी हाँ दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक से करीब $2 अरब की धोखाधड़ी के मामले में वांछित हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण पर यहाँ की एक अदालत गुरुवार को फैसला सुनाएगी। नीरव मोदी फिलहाल लंदन की एक जेल में बंद है दोस्तों। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर तनिक भी अच्छी लगी तो हमेशा की तरह इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत